तो आज हम लोग जो है धारा विद्युत में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव किया था, अपवाह वेग या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, है ना। तो ओम का नियम आपको याद होगा कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे अगर ताप में परिवर्तन न करें, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है ना। और उस केस में हम लोग वोल्टेज और धारा के बीच में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। मतलब जैसे हम लोग को पहचानना हो कि भैया ये ग्राफ ओमीय परिपथ है कि नहीं, तो आप देखोगे ग्राफ क्या बनता है, सीधी रेखा, वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया है। कभी जैसे एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो वोल्टेज धारा ग्राफ बना करके पूछता है, से वोल्टेज धारा ग्राफ आपको दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि भाई जिस चालक के लिए ये ग्राफ बनाया गया है उस चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको याद होगा V/I = R होता है ना। मतलब चालक की प्रतिरोध निकालना है तो वोल्टेज और धारा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दें, अगर हमने इस ग्राफ का कोई एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से वोल्टेज वाले अक्ष पे लंब डाला, तो ये अगर आप ध्यान दीजिए तो ये है आपका V और ये क्या है, I है। अब आप जानते हो कि किसी भी सरल रेखा की प्रवणता, किसी भी M = होता है tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा = होता है लंब बटे आधार। तो ये आपको मिलेगा I/V। तो ओमीय परिपथ में अगर आपने वोल्टेज धारा ग्राफ की प्रवणता निकाली तो वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या मिलेगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब चालकता मिलेगी आपको। तो चालकता यहाँ से आपको मिलेगा और फिर इसका जब आप व्युत्क्रम करोगे तब आपको क्या मिलेगा, प्रतिरोध मिल जाएगा। लेकिन यही अगर ग्राफ उल्टा बना दिया होता है, जैसे इस पे अगर हम धारा लेते और इस पर वोल्टेज लेते, तो उस केस में ये V हो जाता और ये I हो जाता। तो उस केस में डायरेक्ट आप प्रवणता निकालते और वही प्रतिरोध हो जाता। देखो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब भी आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। तो ग्राफ पे आपके पास नॉलेज अगर होगा तो ग्राफ वाले न्यूमेरिकल आसान होते हैं, टफ नहीं होते, है ना। बस आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कौन चीज़ क्या दिखा रहा है, ठीक। ये तो हो गया ओमीय परिपथ की बात होगी। किसकी बात हुई, भाई कहा जाए ओमीय परिपथ क्या होता है, तो वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है। लेकिन कुछ ऐसे परिपथ भी होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। उसमें आप अगर वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ सीधी रेखा ना हो करके कर्व बनाती हुई रहेगी, या तो ऐसे रहेगी या फिर ऐसे हो करके रहेगी। तो ऐसे परिपथ को हम लोग बोलते हैं अनओमीय परिपथ। क्या बोलते हैं, अनओमीय परिपथ का क्या मतलब हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि इस परिपथ में अगर हम भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालें तो वो आपको नियत नहीं मिलेगा, वो चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनओमीय परिपथ। अब सवाल ये उठता है कि भैया अनओमीय परिपथ में प्रतिरोध को क्या कहेंगे, प्रतिरोधी कहेंगे या उसका नाम बदल जाएगा। तो अनओमीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। गत्यात्मक क्यों बोल रहे हैं, गत्यात्मक मतलब गतिशील, जो कि बदल रहा हो लगातार। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्ट का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो अनओमीय परिपथ का प्रतिरोध कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि अनओमीय परिपथ का एक छोटा सा खंड आप ले लो। क्या ले लो, छोटा सा खंड। मान लीजिए एक खंड हमने ले लिया, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा खंड। जैसे ये हमने ले लिया AB, A से वोल्टेज वाले अक्ष पर लंब डाला और B से वोल्टेज अक्ष पर लंब डाला।
इन दोनों का जो अंतर है इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा V से। ठीक, मतलब अनोमी परिपथ के किसी खंड के किसी वोल्टेज में किए गए छोटे परिवर्तन, अल्प परिवर्तन तथा उसके संगत धारा में होने वाले परिवर्तन। जैसे आपने वोल्टेज में परिवर्तन किया डेल्टा V, तो धारा में परिवर्तन मान लीजिए हो गया डेल्टा I। तो ये जो डेल्टा V और डेल्टा I का अनुपात होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? अब अनोमी परिपथ के उदाहरण क्या क्या हैं? तो अनोमी परिपथ का उदाहरण है आपका ट्रांजिस्टर, संधि डायोड, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ये सब अभी आप आगे पढ़ोगे। उनसे संबंधित जितने भी परिपथ होते हैं, कोई भी उसमें ओम के नियम का पालन। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ तथा गत्यात्मक प्रतिरोध। नॉन ओमिक सर्किट एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। लिखिए, वे विद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, अनओमीय परिपथ के किसी छोटे से खंड में वोल्टेज में किए गए परिवर्तन डेल्टा V तथा उसके संगत धारा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को परिपथ का गत्यात्मक प्रतिरोध RD कहते हैं। RD से डायनामिक हो गया। अतः RD बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये भी एक प्रतिरोध ही है, तो इसका मात्रक भी ओम ही होगा, है ना। अगली हेडिंग डालिए, ताप का प्रतिरोध पर प्रभाव।
तो इसमें पहली हेडिंग डालिए, धातुओं के प्रतिरोध पर। धातुओं के प्रतिरोध पर। तो हम लोगों ने देखिए फार्मूला प्रूफ किया था, R इजकल टू ये विशिष्ट प्रतिरोध वाला याद करिए। रो इजकल टू याद है आपको? नहीं नहीं नहीं, वो श्रांति काल के टर्म में ये था क्या? ये R इजकल टू ये आया था LM अपॉन ये आया था R इजकल टू LM अपॉन NE² A इंटू टाउ आया था, है ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको हमने बताया था कि M अपॉन NE² टाउ, ये जो है किसी भी चालक के पदार्थ का गुण होता है। किसका गुण होता है? तो इसी को हम लोग लिख देते हैं रो। तो यहाँ से देखिए रो का मान आ जाता है M अपॉन NE² टाउ। ठीक। अब अगर मान लीजिए हमने किसी चालक का ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? देखिए M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो ताप का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। N है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सामान्य ताप पर मुक्त ये जो धातु होते हैं उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो है मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो ताप बढ़ाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। अब ले दे करके हमारे पास क्या बचा? ये श्रांति काल। तो जब हम लोग किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के धनायनों से जल्दी जल्दी टक्कर मारने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी टक्कर करने की वजह से क्या होता है? ये श्रांति काल टाउ का मान क्या होता है? घट जाता है। और श्रांति काल टाउ के घट जाने से क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मान, और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है तो धातु का प्रतिरोध भी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है और साथ में प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो लिखिए, जब किसी चालक का, या धातु लिख सकते हो, जब किसी धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कि धातुओं का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। मतलब ये हो गया कि धातुओं का अगर आप जो है ताप बढ़ाते जाइए प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, तो उल्टा क्या होगा कि अगर आप ताप घटाते जाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो वैज्ञानिक जो है जानते हैं हर चीज़ में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब भाई ताप घटाने से प्रतिरोध घट रहा है तो ज़रा ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम ताप घटाते घटाते इतना कम ताप कर दें कि धातुओं का प्रतिरोध ही शून्य हो जाए। और जानते हैं जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो उस केस में बिना किसी बैटरी के लगाए, बिना किसी विद्युत स्रोत के चालक से अपने आप धारा बहने लगेगी। तो ये जो घटना घटती है कि जिस ताप पर धातुओं का प्रतिरोध शून्य हो जाता है
और उनसे अपने आप धारा बहनी शुरू हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? और जिस ताप पर ये घटना घटती है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी टेम्परेचर, है ना। और इन पदार्थों को, उस ताप पर इन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? और शायद हिंदी में बोलते हैं अति चालक, अति चालक इनको बोलते हैं। लेकिन हालांकि ये टेम्परेचर बड़ा लो होता है। बहुत ज़्यादा क्या? ये कैसे हो गया अपने यहाँ पे? बिना सिक्का के काम नहीं चलेगा क्या? हाँ, तो क्या चर्चा हुई हम लोगों की? सुपर कंडक्टर। तो अब यहाँ पर जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ताप बढ़ाते हुए और चालकों के प्रतिरोध में और ताप में संबंध स्थापित किया, है ना। तो फार्मूला लिख लीजिए, लिखिए। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु का प्रतिरोध R0 हो, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु का प्रतिरोध क्या हो? R0 या R0 हो, तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT हो, तब RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। फिर पैराग्राफ चेंज करके, यदि T1 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु का प्रतिरोध R1 हो तथा T2 डिग्री सेल्सियस पर R2 हो, तब R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ जो ये अल्फा है, अल्फा को हम लोग बोलते हैं धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक। लिख लीजिए, जहाँ अल्फा धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक है।
इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब डिग्री सेल्सियस पावर -1। अगली हेडिंग डालिए, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध। एलॉयज, रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज। अब देखिए, विद्युत के बहुत सारे ऐसे उपकरण हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोगों का मेन उद्देश्य ये रहता है कि अगर हम चालक का ताप बढ़ाएं या ताप घटाएं तो उसके प्रतिरोध पर असर ना पड़े। नहीं तो आप जानते हो कि उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, अगर आप जानते हो किसी परिपथ में धारा होती है I = V/R। अब हम जिस उपकरण का यूज कर रहे हैं, अगर उस उपकरण का ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ने लगा या प्रतिरोध घटने लगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा तो उस उपकरण में बहने वाली धारा का मान भी परिवर्तित होने लगेगा, जिससे कि उस उपकरण के कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा। आप मान लीजिए आप फैन ही यूज कर रहे हो, अब इस फैन में बहने वाली धारा बढ़ने घटने लगे तो क्या होगा, फैन कभी फास्ट होगा कभी स्लो होगा। समझ में आ रही बात। तो इस समस्या से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ ऐसे, देखिए कोई भी आप चालक ले लीजिए, वो ओम के नियम का पालन आपको करता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब भी किसी चालक से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जब चालक गर्म होगा तो उसमें बहने उसका प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ने से उसमें बहने वाली धारा का मान भी परिवर्तित होने लगेगा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उपकरणों को बनाने के लिए मिश्र धातुओं का निर्माण किया। अब मिश्र धातु का निर्माण कैसे होगा? तो इस तरह से उन लोगों ने कुछ धातुओं को मिक्सिंग किया कि अगर हम उन धातुओं का, मिश्र धातुओं का अगर ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ने से उसके प्रतिरोध पे प्रभाव नगण्य रहे। मतलब पड़ेगा तो ज़रूर, लेकिन वो परिवर्तन क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, नाइक्रोम है, ये सब के सब आपके क्या है, मिश्र धातु हैं। ये नाम उसी से पड़ता है। जैसे नाइक्रोम तो Ni निकिल, Cr क्रोमियम। तो आप देखोगे ये केमिस्ट्री में सब का जो है मिक्स दिया रहता है कि किन किन धातुओं को मिलाने से ये मिश्र धातु बनता है। समझ में आई बात। तो मिश्र धातुओं की क्या खास बात होती है कि इनका भी प्रतिरोध जो है ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन यह परिवर्तन जो होता है, यह जो वृद्धि होती है वो धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है। तो लिख दीजिए, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी, मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। परंतु यह वृद्धि धातुओं की तुलना में नगण्य होती है। कुछ मिश्र धातु, इनके नाम लिख लीजिए, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम इत्यादि।
अगली हेडिंग डालिए, अर्धचालकों का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए अर्धचालक की कहानी थोड़ी अलग होती है। देखिए अर्धचालक में क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। हमारे अर्धचालक हैं कौन कौन से? पीरियोडिक टेबल में चतुर्थ समूह वाले, जैसे कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब आपके अर्धचालक। तो अर्धचालक की क्या खास बात होती है कि इसमें सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है ना। तो अब होता क्या है कि जब हम लोग अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो सामान्य अवस्था की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है, समझ गए। और जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो जल्दी जल्दी टक्कर करने लगते हैं। लेकिन ये जो टक्कर जल्दी जल्दी जो टक्कर कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है, तो इसके जल्दी टक्कर करने मतलब टाउ पे जितना प्रभाव पड़ता है उसकी तुलना में एन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करने लगे तो श्रांति काल घट गया, ताप बढ़ा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो ये अगर घटेगा, टाउ घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि एन बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन अभी जो हमने आपको बताया कि टाउ पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी तुलना में एन का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिससे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान घट जाता है और प्रतिरोध भी घट जाता है। कहानी समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध घटता है और जिससे कि अर्धचालकों का प्रतिरोध भी घटता है। तो उल्टा होगा इसमें। अब इसमें ये होगा कि अगर आपने ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हुआ? घटा। तो अगर आप ताप घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो ताप घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप परम शून्य ताप पे पहुंच जाओगे, किस पे पहुंच जाओगे? तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी, मतलब ये पूर्ण कुचालक हो जाएगा, एक इंसुलेटर बन जाएगा। मतलब परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक जो होता है वो एक आदर्श आइडियल अचालक की भांति व्यवहार करता है। समझ में आई बात? तो लिखिए अर्धचालकों जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं।